हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स एंड साइंस। आज हम लेकर आ गए हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मैथ्स चैप्टर 8, 11 एंड 13। तो ये जो फार्मूला का वीडियो है वो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना ये है कि आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और सभी फार्मूला को नोट करना है। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है प्रीमियर ख़त्म होने तक आप इस वीडियो को 20 लाइक्स दिला दीजिए और 40 कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको सारे पीडीएफ मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा, सारे फार्मूला के पीडीएफ्स और एमसीक्यू के भी पीडीएफ्स मैं सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको कमेंट कर करके बताना है कि आपको इसमें कौन कौन सा फार्मूला भूल गए थे या याद नहीं था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें देखिए क्या क्या फार्मूलाज दिए गए हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं। तो ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है, ध्यान से इसे सुनते जाइएगा। और अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो एक बार मैं फिर याद दिला देता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और फार्मूला को प्लीज़ एक जगह नोट कर लीजिए। केवल फार्मूला नोट कीजिएगा, जिसे मैं कहूँगा ये फार्मूला है वहीं नोट कीजिएगा। तो नंबर 1, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट जो है वो रिडक्शन है जो कि मार्क्ड प्राइस पर दिया गया रहता है। यानी कि जो भी मार्क्ड प्राइस रहता है, जो भी प्राइस मार्क किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। जैसे आप मान लो एक शर्ट खरीदने जाते हो मॉल में, ठीक है, तो उस पर मार्क किया गया रहता है कि ये जो शर्ट है वो 500 का है। तो उस पर जो भी छूट दी जाती है, जो भी उस पर रिडक्शन दी जाती है, उसे ही डिस्काउंट कहते हैं। जैसे अगर उस पर लिखा रहता है कि 50% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मान लीजिए दिवाली ऑफर 50% का डिस्काउंट चल रहा है हर आइटम पर। तो अगर उसका प्राइस है 500 तो उसका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए लिखा गया है कि 100 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, तो 500 का अगर कोई प्राइस सामान है तो उस पर 100 डिस्काउंट मिलेगा, तो 400 का वो प्राइस आपका वो 400 में आपको सेल किया जाएगा, उसका सेल प्राइस 400 हो जाएगा। यानी कि डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। जितना उस पर मार्क किया गया है वो प्राइस और जितना में आपको सेल किया गया है वो प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस में से सेल प्राइस को घटा देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा कि कितना डिस्काउंट मिला। मान लीजिए आप 500 का शर्ट खरीदने गए और आपको वो 400 में दिया और आप पता करना चाहते हो कि वो डिस्काउंट कितना किया है, तो 500 माइनस 400 करोगे तो आंसर आ जाएगा 100, यानी कि वो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट किया है। उसके बाद डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। डिस्काउंट तब भी कैलकुलेट हो सकता है जब डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो। ये कैसे कैलकुलेट होगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस। जो भी मार्क्ड प्राइस है उसका डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस कहने का मतलब है अगर 500 का कोई आइटम है और उस पर 10% का मान लीजिए छूट मिल रहा है, तो ये निकालने के लिए करेंगे 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 10% ऑफ 500। तो यानी कि 10 इंटू 500 बाई 100 हो जाएगा। तो 100 से 500 5 बार में कट गया और 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 500 पे 10% डिस्काउंट है यानी 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप कोई आइटम परचेज करने जा रहे हो और लिखा हुआ है, उसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि इस पर इतना % का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप पता कर सकते हो कि आपको रुपीज़ में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट निकाला जा सकता है जब डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ हो। डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस। उसके बाद additional expenses made after buying an article are included in the cost price and are known as overhead expenses। ये देखिए कोस्ट प्राइस वाला आ गया। तो जो भी हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं, एडिशनल खर्च करते हैं, जैसे दिया गया रहता है कि 500 में हमने कोई सामान खरीदा और उसके मतलब ऑटो रिक्शा से अगर लाएं तो उस पर 100 रुपीज़ स्पेंड किए, या फिर 100 रुपीज़ उसके मरम्मत पर एक्सपेंड किया, तो वो सब जो है ना उसे हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कोस्ट प्राइस, और उसे कोस्ट प्राइस में ही शामिल किया जाता है, वो भी कोस्ट प्राइस ही होता है। एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस, और उन्हें ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। यानी कोस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, जहाँ आप जितने में उस आइटम को खरीदे हो उसका प्राइस और उसके बाद जितना भी ओवरहेड एक्सपेंसेस आपने एडिशनल खर्च किया
दिया है उन सब को जोड़ दोगे तो वो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, फाइनल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी सिंपली कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस का मतलब आपने जितने भी पैसे खर्च किए हैं उसे खरीदने में, अफोर्ड करने में, रिपेयर करने में, वो सभी के सभी कॉस्ट प्राइस के अंदर आ जाएंगे। तो उन सबको आप जोड़ दोगे तब आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। और अगर नहीं दिया गया है तब तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम बाय द गवर्नमेंट एंड इज एडेड टू द बिल अमाउंट। सेल्स टैक्स जो है वो सरकार द्वारा लगाया गया एक टैक्स होता है जो कि बिल अमाउंट पर जुड़ता है। यानी कि जो भी आपका बिल बन रहा है, आपने जो भी आइटम परचेज किया है उसके बिल पर वो जुड़ता है, टैक्स, सेल्स टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स ही नहीं, और भी टैक्स आपके बुक्स में या क्वेश्चंस में दिए गए रहते हैं, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लिखा रहता है, VAT, तो वैल्यू एडेड टैक्स। इसके अलावा GST लिखा रहता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ऐसे कई सारे टैक्स सरकार द्वारा लगते हैं। तो वो टैक्स जो है वो आपके बिल अमाउंट में ही जुड़ते हैं। तो उन्हें निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू, या फिर कोई टैक्स इज इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट। बिल अमाउंट जो है वो उसका टैक्स परसेंट निकाल देंगे। जैसे दिया जाता है कि 500 का आप कोई शर्ट खरीद रहे हो और उस पर 10% गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स लगता है, तो उसे निकालने के लिए 10% ऑफ 500 कर देंगे, यानी 10 इंटू 500/100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ उस पर टैक्स लगेगा। तो आपको टोटल प्राइस कितना देना होगा, 550 रुपीज़। अगर 500 का आइटम है तो आपको 550 रुपये टैक्स मिलाकर देने होंगे। ठीक है, तो ये सेल्स टैक्स का है टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिए। ये और अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पिछले साल का अमाउंट जो होता है उसी पर इंटरेस्ट लगते जाता है, यानी हर साल इसका अमाउंट बदलते जाता है। जो भी पिछले साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है उस पर नया इंटरेस्ट लगता है, यानी कि जो भी पिछले साल का अमाउंट निकलता है उसी पर नया इंटरेस्ट लगते जाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एक ही प्रिंसिपल शुरू में हम लेते हैं और उसी पर जितने भी साल का दिया गया रहे उतने साल का हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलते रहता है, पिछले साल का अमाउंट ही अगला प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये आप समझते ही होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये तो बात हो गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है। अब अमाउंट कैसे निकलता है, तो अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब अमाउंट दो तरीके से निकलता है। जब एनुअली कंपाउंडेड रहता है तब पहला तरीका लगता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर टाइम। फिर से सुनिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर टाइम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फॉर्मूला में ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 का पावर n लिखा हुआ है। तो वेयर ए इज अमाउंट, यहाँ देखिए ए है वो अमाउंट है, पी इज प्रिंसिपल, जहाँ पी लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल है, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज टाइम पीरियड। आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट, और जो एन है वो टाइम पीरियड है, कितने समय के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया गया। मान लीजिए 5 साल के लिए चार्ज किया गया तो 5 एन के जगह हो जाएगा, ऊपर जो एन लिखा हुआ है उसके जगह 5 हो जाएगा। तो ये बात हो गई जब एनुअली कंपाउंडेड रहता है तब। अब जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड रहता है तब क्या फॉर्मूला होगा, तो तब फॉर्मूला होगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 200। ध्यान देने वाली बात है, ऊपर है रेट बाई 100 जबकि यहाँ पे हो जाता है रेट बाई 200। और एक चेंजेज होता है कि ऊपर n दिया है, यहाँ हो जाता है 2n, यानी कि 2 इंटू टाइम पीरियड। दो चेंजेस होते हैं, आपको ध्यान से याद रखना है। पहला चेंजेस होता है रेट बाई 100 की जगह रेट बाई 200 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा चेंजेस होता है n के जगह 2n हो जाता है, यानी टाइम पीरियड इसमें दुगुना हो जाता है। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें रेट आधा और टाइम दुगुना हो जाता है और तब फिर इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर आप रेट को पहले ही आधा कर देंगे तो नीचे 200 करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 100 ही रहेगा, ठीक है। और टाइम दुगुना होगा, हमेशा टाइम दुगुना होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाई 200 या फिर 1 प्लस रेट बाई 2 इंटू 100 का पावर 2n,
यानी 2 इंटू टाइम पीरियड, वेयर ए इज अमाउंट, यहाँ ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है और आर इंटरेस्ट का रेट है, दर है, और एन जो है वो टाइम पीरियड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इस चैप्टर के फॉर्मूला के लास्ट में पहुंच चुके थे, तो मैं आपको एक बार छोटा करके दिखाता देता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, फिर हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो के नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। तो पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने पढ़ा। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है और अमाउंट निकालने का हमने फार्मूला पढ़ लिया है। दोनों का हाफ ईयरली कंपाउंडेड रहता है तब भी और एनुअली कंपाउंडेड रहता है तब भी। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा वो भी ले चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मेंसुरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। तो नंबर 1 फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम जो शेप होता है उसका एरिया एरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपको। आप लिख भी सकते हो 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड होता है ना ट्रेपेजियम का, पैरेलल साइड्स, ठीक है, उन दोनों का जो लेंथ होता है उसका सम, ठीक है। 1/2 इंटू उन दोनों का जोड़, उन दोनों का सम, और इंटू हाइट होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। उसके बाद देखिए अगर डायगोनल्स दिया हो ट्रेपेजियम का तब भी एरिया निकाला जा सकता है। उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ध्यान देने वाली बात है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कहने का मतलब है दोनों डायगोनल्स दिया होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। याद रखिएगा D1 इंटू D2 दो डायगोनल्स का प्रोडक्ट इंटू 1/2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूला है। अगर लेंथ और हाइट दिया रहे तो वो कैसे निकालना है, और अगर डायगोनल्स दिया रहे तो कैसे निकालना है। इसके बाद आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जिसे टोटल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, वो क्या होता है, तो वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, या जिसे LB लिखा गया है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट जिसे BH लिखा गया है, प्लस H इंटू L, सॉरी हाइट इंटू लेंथ जिसे HL लिखा गया है। फिर से सुनिए, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया यही होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर से मिलकर बना होता है, उसके सभी फेसेस बराबर नहीं होते हैं तो इसलिए उसका फॉर्मूला ये होता है। और स्क्वायर ज़रूरी नहीं है लेकिन रेक्टेंगल ज़रूर रहता है, तो रेक्टेंगल के तो सारे साइड्स बराबर नहीं होते हैं ना, तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL करते हैं। इसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। तो क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है और स्क्वायर का आप जानते हो कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, उसका हर साइड बराबर है, तो इसलिए हमें लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका एक साइड ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे और उसे लेंथ मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू L स्क्वायर, जो भी लेंथ होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है। अगर हाँ तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आज के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो समझिए आपने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये भी याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में सिलेंडर ज़रूर आता है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ज़रूर आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस H, r प्लस हाइट, ठीक है। फिर से सुनिए 2πr, पाई का मतलब आप जानते हो 22/7 होता है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू ब्रैकेट में रेडियस प्लस हाइट। देखिए हाइट जो है वो उसका क्या है, मतलब रेडियस जो हाइट है, देखिए सिलेंडर जो होता है उसका नीचे क्या होता है, नीचे सर्कुलर टाइप का फेस होता है, सर्कल ही होता है, और ऊपर भी सर्कल होता है, लेकिन बीच में रेक्टेंगल मोड़ा हुआ रहता है,
तो उसका जो हाइट होता है ना वही यहाँ पे हाइट है। और रेडियस तो आप जानते ही हो क्या होता है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सरफेस एरिया जहाँ भी लिखा हुआ है वो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इतना होता है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। हमने ऊपर निकाला सरफेस एरिया और अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वॉल्यूम का मतलब आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जो चीज़ है हमारा, कोई भी फिगर है, कोई भी शेप है, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना स्पेस छेंक रहा है, वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। या फिर अगर पूछता है कैपेसिटी, यानी कि उसके अंदर कितना लीटर वाटर स्टोर हो सकता है, कितना लीटर दूध स्टोर हो सकता है, तो उसे कैपेसिटी कहते हैं। वो ही वॉल्यूम के बराबर ही होता है। यानी कि अगर कैपेसिटी निकालना हो तो उसके लिए भी आप वॉल्यूम ही निकालोगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बहुत सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है लेंथ का क्यूब, एल क्यूब। एल जो है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इंटू एल इंटू एल। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये भी ध्यान से देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। अगर रेडियस नहीं दिया है क्वेश्चन में, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर बाई 2 करके आप रेडियस निकाल सकते हो। और फिर रेडियस को स्क्वायर करना है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 में, सॉरी बताया गया है आपको कुछ मेजरमेंट्स, इसे ध्यान से देखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। उसके बाद 2 नंबर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये तो समझ गए। और 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इस फॉर्मूला को आप जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। पूछ देगा कैपेसिटी निकालने के लिए, तो कैपेसिटी को मैंने बताया वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन कैपेसिटी जो आएगा वो तो मीटर सेंटीमीटर में आएगा। और आपको अगर फाइंड आउट करना है कि दूध कितना अटता है, पानी कितना अटता है, तो वो तो लीटर में आएगा। तो इसलिए ये मेजरमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, एंड 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ध्यान से याद कर लीजिए, यहाँ एल का मतलब लाख नहीं है, लीटर है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। मेंसुरेशन यहाँ खत्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी एक पेज में आपका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी से बस लाइक कर दीजिए आप। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इसमें हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं। नंबर 1, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पेंडिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब दो क्वांटिटीज x और y को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब कहा जा सकता है जब वे घटते या बढ़ते हैं, तो ऐसे घटते या बढ़ते हैं कि उनका रेशियो हमेशा बराबर ही आता है। यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं x/y इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट। यानी जो भी x/y का रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, बराबर ही आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यानी अगर x बढ़ता है, x को दुगुना कर देंगे तो y भी दुगुना हो जाएगा। x को अगर 5 गुना कम कर देंगे तो y भी 5 गुना कम हो जाएगा। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। k यहाँ हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक है। देखिए एक और समझाया इसमें, इफ 1 y 1 2 आर द वैल्यू ऑफ y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then
अब देखिए एक एग्जांपल देकर समझा दिया है कि x1 और y1 मान लीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो जब x1 बढ़कर x2 हो जाएगा तो y1 भी बढ़कर y2 हो जाएगा। जब x1 बढ़कर x3 हो जाएगा तो y1 भी बढ़कर y3 हो जाएगा। तो ये हमेशा बराबर ही रहेगा, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। आपको बस यही फार्मूला याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये जो क्वेश्चन दे देगा और लिखेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो आपको वहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि देखना है आपको x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है कि नहीं, या फिर x घट रहा है तो y घट रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो ये वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पर, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अब स्किप करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द वीडियो एंड होने वाला है। तो two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remains constant। तो ये देखिए x और y को इन्वर्स प्रोपोर्शन में तब कहा जा सकता है जब x बढ़ेगा तो y भी उतना ही उसी रेशियो के साथ घटेगा। ध्यान देने वाली बात है, जब x बढ़ेगा, मान लीजिए x बढ़ता है 5 गुना, तो y जो घटेगा वो 5 गुना घटेगा, या फिर ऐसे ही कोई रेशियो में घटेगा, बराबर रेशियो में। ऐसे ही नहीं घट जाएगा कि एक में 10 घटेगा एक में 20 घटेगा, ऐसे ही नहीं, एक बराबर रेशियो में वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा उल्टा होता है, x अगर बढ़ेगा तो y हमेशा घटेगा, अगर x घटेगा तो y हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल देकर समझा दिया है कि x1 बाई x2 दिया है, x इंटू वाई होता है, तो यानी कि x1 और 1 बाई y1 है, ठीक है। तो अगर x1 जो है वो बढ़कर x2 हो जाएगा तो y1 जो है वो घटकर y2 हो जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ देखिए x1 जो है वो बढ़कर अगर y2 हो रहा है, x1 जो है वो बढ़कर अगर y2 हो रहा है तो x2 जो है वो घटकर y1 हो जा रहा है। इसे ध्यान देने वाली बात है, आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूँ, x1 जो है अगर वो बढ़कर y2 हो जा रहा है तो x2 जो है वो घटकर y1 हो जाएगा। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो आपको इसे चेक करने के लिए सिंपली देखना है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है कि नहीं, अगर घटता है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इतना मेहनत के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, और जल्दी से 20 लाइक्स और 40 कमेंट्स करवा दीजिए गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।